हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएससी स्टार्टर। मैं आपको इस वीडियो में क्लास 8 का हिंदी का जो डीए की तरफ से यहाँ पर प्रैक्टिस पेपर दे रखा है ना मिड टर्म का, उसी को यहाँ पे करवाने जा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि पेपर का सेम पैटर्न ऐसा ही रहेगा। ठीक है, पहले नंबर पे जो है अनसीन पैसेज आएगी। ठीक है, फिर उसके बाद कविता आएगी, आपको इसे करना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद ग्रामर का पोर्शन आएगा, 10 नंबर का आएगा। फिर आपकी बुक में से पैसेज आएगी। ठीक है, फिर आपको उसे अच्छे से करना होगा। फिर आपकी बुक में से क्वेश्चन आंसर आएंगे। ठीक है, फिर आपकी बुक में से कविता आएगी, उसके आपको आंसर देने होंगे। फिर उसके बाद फिर से क्वेश्चन आंसर आएंगे, आपको करने होंगे। फिर आपके एग्जाम में एक तो आ रहा है पत्र, जो दो में से आपको एक करना होगा। पत्र की वीडियो मैंने बना रखी है, आप हिंदी पत्र लिखिए। ठीक है, और एएससी स्टार्टर लिखिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो 6 हो 7 हो 8 हो सब में वो पैटर्न बता रखा है, अच्छे से काम आएगी। और ये विषय पर आपको लिखना है, अनुच्छेद लिखना है। ठीक है, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान समझिए। खंड का है, अपठित बोध है, तो पैसेज को पढ़ के आपको आंसर देने हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हमें जीवन में यह आदत अवश्य अपनानी चाहिए कि थाली में उतना ही भोजन ले जितनी हमें आवश्यकता हो। अक्सर लोग अधिक भोजन ले लेते हैं और उसे पूरा ना खा पाने पर फेंक देते हैं। यह अन्न केवल अन्न ही नहीं, बल्कि किसानों की कठिन मेहनत और प्रकृति का अमूल्य उपहार है। जब यह नालियों में बहता है तो न केवल संसाधनों की बर्बादी होती है, बल्कि यह भी याद आता है कि अनेक लोग भूखे पेट सो जाते हैं। इसलिए हमें संयम बरतना चाहिए और उतना ही भोजन लेना चाहिए जितना खा सके। यही समझदारी है। हमने पढ़ लिया, अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखो, ये नहीं कि एक बार पढ़ लिया और हम सारे आंसर दे देंगे, नहीं आएगा तो हम इसके आंसर को इसमें ढूंढेंगे भी। ठीक है, आपको ये चीज समझनी है। देखिए, पहला है, गद्यांश के अनुसार यदि व्यक्ति द्वारा आवश्यकता अनुसार ही भोजन लिया जाए तो इसका क्या परिणाम होगा। बताओ, अगर जितना भोजन चाहिए हम उतना ही लेंगे तो क्या होगा। अन्न की बर्बादी घटेगी, बिल्कुल ठीक। किसान की मेहनत बढ़ेगी, भाई किसान तो उतनी मेहनत कर रहा है। यहाँ पर किसान की मेहनत के रिगार्डिंग बोला गया कि वो कठिन मेहनत करता है, लेकिन ये नहीं बोला गया कि अगर हम खाना बचाना शुरू कर देंगे तो किसान की मेहनत बढ़ जाएगी। उल्टा किसान की मेहनत घट ही जाएगी, क्योंकि उसे कम उत्पादन करना पड़ेगा। संसाधनों की बर्बादी होगी, ये तो गलत है। मोटापे की समस्या बढ़ेगी, ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या है, अन्न की बर्बादी घट जाएगी। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या है, का। पैसेज को ध्यान से पढ़ के करना है। फिर उसके बाद अब नेक्स्ट है क्वेश्चन, गद्यांश में अन्न को किस रूप में देखा गया है। तो देखो, मान लो मुझे ध्यान नहीं है, तो मैं इसमें से फिर से पढ़ूंगा कि किस रूप में बोला गया गद्यांश में अन्न को। तो यहाँ देखो, यहाँ लिखा यह अन्न केवल अन्न ही नहीं, बल्कि किसानों की कठिन मेहनत और प्रकृति का अमूल्य उपहार है। ठीक है ना, उपहार। तो ऑप्शन में देखो कहाँ लिखा उपहार, ये रहा, तो आंसर क्या है, गा। ठीक है, फिर नेक्स्ट कह रहा है, गद्यांश के अनुसार समझदारी किसे कहा गया है। बताओ, किसे समझदारी बोला गया है। ये शब्द ढूंढो, समझदारी कहाँ लिखा है, ये लिखा। तो समझदारी क्या है, हमें संयम बरतना चाहिए और उतना ही भोजन लेना चाहिए जितना खा सके, यही समझदारी है। तो यहां से आते उतार देंगे। क्लियर हो गया आपको अच्छे से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये कह रहा है, गद्यांश के अनुसार लिखिए कि आवश्यकता से अधिक भोजन क्यों नहीं लेना चाहिए। बताओ, अगर हम आवश्यकता से अधिक भोजन लेंगे तो क्या होगा, बताओ। देखो, इसमें बहुत सारे पॉइंट है, तो आपको यहाँ मेन बताना है कि आवश्यकता से अधिक भोजन लेंगे तो क्या होगा। तो आप बोलोगे, यदि हम आवश्यकता से अधिक भोजन लेंगे ना तो उसे नालियों में बहाया जाएगा, संसाधन की बर्बादी होगी, और कई लोग भूखे पेट सो जाते हैं क्योंकि उनको भोजन नहीं मिल पाता। तो ये आप 3 पॉइंटों में लिख सकते हो, 2 पॉइंटों में लिख सकते हो, थोड़ा अपने बना के भी लिखना पड़ता है। लिखना इसी में से है, लेकिन आपको अपने हिसाब से लिखना है। ठीक है, मेन आपको आंसर लिखना है कि अगर हमने अन्न को नहीं बचाया तो नाले में बहाया जाएगा, बर्बाद करेंगे तो। ठीक है, और लोग कहीं भूखे पेट सोएंगे। ठीक है, सुन रहे मेरी बात। ठीक है, क्लियर हो गया। संसाधन की बर्बादी होगी, ये पॉइंट मेन है, जरूर लिखना। ठीक है,
अब क्वेश्चन तो अभी नहीं आएगा, ये तो आएगा नहीं, अब सिर्फ प्रैक्टिस के लिए था। अब आ जाओ सेकंड पर। ये कह रहा है प्रश्न नंबर 2, ये कह रहा है आपको इसको पढ़ना है, फिर आपको इसके आंसर देने हैं। ये कह रहा है हरी घास पर बिखेर दी है ये किसने मोती की लड़ियां, कौन रात में गूंथ गया है ये उज्जवल हीरो की कड़ियां, लुटा गया है कौन जोहरी अपने घर का भरा खजाना, पत्तों पर फूलों पर पग पग बिखरे हुए रत्न है नाना, जी होता इन ओस कणों को अंजलि में भर घर ले आऊं, इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाऊं। समझ आ गई? मतलब यह किसकी बात कर रहा है? पहले आप ना इसको 2 दिन में पढ़ लो, 5 नंबर का तो 10 मिनट आराम से दो। हरी घास पर बिखेर दिया, हरी घास पर बिखेर दिया क्या, ये किसने मोती की लड़ी है, ये मोती किसको बोल रहे हैं, कौन रात में गूंथ गया है ये उज्जवल हीरो की कड़ियां, ये हीरे किसको बोला गया है, लुटा गया है कौन जोहरी अपना घर का भरा खजाना, पत्तों पर फूलों पर पग पग बिखरे हुए रत्न है नाना, किसकी बात कर रहा है, जी होता इन ओस कणों को, आगे ना ओस की बात कर रहा है। तो 2 दिन में पढ़ो, ओस की बात कर रहा है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर। लेकिन प्रस्तुत पद्यांश में रत्न किसे कहा गया है, देखो हमने ध्यान से पढ़ा तो रत्न किसे कहा गया, ना हीरे को ना मोती को ना घास को, यहाँ पे ओस की बात कर रहा है वो। ठीक है, अच्छे से पढ़ोगे तभी अच्छे से आंसर दोगे, लापरवाही करोगे तो पैसिव में नंबर नहीं आने वाले। इधर पद्यांश में किसकी सुंदरता का वर्णन किया गया है, ये सब क्या है, किसकी सुंदरता है, रत्नों की, कविता की, मनुष्य की, प्रकृति तो है ये ओस, तो प्रकृति की बात कर रहे हैं। तो आपको बेस्ट आंसर सोचना है, उसके अकॉर्डिंग सोचना है और गंभीरता से सोचना है। ऊपर ऊपर के सोचोगे तो नहीं आप नंबर ले पाओगे। नेक्स्ट है, पद्यांश के अनुसार कवि ने ओस कणों को कहां देखा, तो देखो शुरू में मिल गया, हरी घास पर बिखेर दी है ये किसने मोती के लिए, तो आप लिखोगे घास पर उसने देखा। ठीक है, नेक्स्ट, ये कह रहा पद्यांश के अनुसार ओस कणों को देखकर कवि के मन में क्या भाव आते हैं, तो आप इसका आंसर ये बता दोगे कि कवि का मन ये कर रहा है कि ओस कणों को ना अंजलि में भर के, इसमें भर के जो है ना घर ले आए और इसकी शोभा को रख कर देखे और एक कविता बनाए। तो आपको इसको थोड़ा कन्वर्ट करके लिखना है, अगर इस सेम उतार दोगे तो भी नंबर टीचर दे देंगे। ठीक है, समझ में आ गया कि कवि के मन में क्या भाव आ रहे हैं, क्लियर हो गया, क्या भाव आ रहे हैं, ये सारे भाव आ रहे हैं कि वो ओस के कणों को अपनी अंजलि में भरना चाहता है, उनकी शोभा को देखना चाहता है, रखना चाहता है और कविता बनाना चाहता है, और बना दी कविता। अब आ जाओ खंड खा पर, व्याकरण है। तो आप देखो ये व्याकरण है ना, ये केवल एग्जाम्पल के तौर पर है, इसको डीपली पढ़ना, क्योंकि अभी 7वीं क्लास का जो पेपर हुआ था उसमें काफी टफ डीपली क्वेश्चन आए थे, तो वही बच्चा कर पाया जिसने बहुत अच्छे से ग्रामर पढ़ी है। संख्यावाचक विशेषण कौन सा है, 5 किलोग्राम। ठीक है, तो मैचिंग करनी है। परिमाणवाचक विशेषण कौन है, जिसमें मात्रा बताई जाती है कुछ। गुणवाचक विशेषण कौन है, घना। देखो विशेषण के 4 भेद होते हैं, अच्छे से करना, और यहां पर एक नहीं दे रखा सार्वनामिक, तो सब अच्छे से पढ़ना। जब विशेषण सर्वनाम की विशेषता की तरह यूज होता है ना, तो वो होता है। तो आप ये सारे अच्छे से करो, अच्छे से एक एक डीपली पढ़ो इनको। अभी कह रहे निर उपसर्ग से एक शब्द बनाओ, तो निर्जन है, ऐसे निर्जल। ठीक है, निर्धन, तो इस तरीके से बहुत सारे वर्ड बना सकते हो निर से। तो आपके एग्जाम में उपसर्ग प्रत्यय आ रहे हैं, तो उपसर्ग प्रत्यय से जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो करो। बाकी अब मेरी वीडियो भी देख सकते हो, उपसर्ग लिखो, ASC स्टार्टर लिखो, वीडियो मिल जाएगी जिसमें बहुत सारे बता रखे मैंने। नहीं तो आप कहीं से भी देख सकते हैं, प्रैक्टिस करनी है ना आपको। अगर आज यहां कल वहां चले, दी गई पंक्ति में क्रिया शब्द पहचानना है, तो क्रिया मतलब काम। पढ़ना खिला दूर भी गाना बोला मुस्कुराना, काम, कोई भी काम जो होता है वो क्रिया होते हैं, तो चले क्रिया है। विदुषी शब्द का लिंग बदलो, विदुषी का विद्वान होता है, ऐसी हो सकता है आपके एग्जाम में टफ दे दे, सम्रागी दे दे। सम्रागी का क्या होता है, सम्राट होता है। ठीक है, तो आप अच्छे से करो। देखो लिंग बदलने की बात हो रही है, जैसे माता का पिता, भाई का बहन। अगर वचन बदलने की बात होगी तो वचन बदलना पड़ेगा,
स्वर्ण का तद्भव रूप लिखना है। देखो स्वर्ण ये ना शुद्ध भाषा में होते हैं, संस्कृत की तरह होते हैं, और तद्भव मतलब लोकल जो हिंदी में यूज किए जाते हैं। तो स्वर्ण को सोना बोला जाता है। ऐसे आपके कोर्स में हो सकता है हाथ लिखा आ जाए और उसको बोलेगा तो हस्त हो जाएगा। दूध लिखा है तो दूध को दुग्ध आ जाए। ठीक है, ऐसे शब्द आ सकते हैं। दुर्गंध शब्द का विपरीत शब्द बताइए। दुर्गंध का क्या होता है? सुगंध होता है। ठीक है ना, सामने लकड़ी की एक चौखट पड़ी रहती है, रेखांकित शब्द का वचन बदलना है तो लकड़ी का लकड़ियां हो जाएगा। फिर द्वंद्व समास में दोनों शब्द प्रधान होते हैं, सत्य असत्य, तो बोलोगे ट्रू है, सही है। देखो समास के सारे भेद अच्छे से कर लो, सुन रहे हो? तो द्वंद्व समास में दोनों की वैल्यू बराबर होती है। जैसे माता पिता, तो आंसर होगा माता और पिता, दोनों वैल्यूएबल होते हैं, कोई किसी से कम नहीं है। ठीक है, द्वंद्व समास। तो सारे समास कर लो, कर्मधारय अव्ययभाव समास, अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर लो। समझ में आ गया? अब आ जाओ आप खंड ग पर, जिसमें पाठ्य पुस्तक से आपकी, देखिए प्रश्न नंबर 4 है, तो इसको पढ़ना है फिर आंसर देने हैं। एकाएक बस रुक गई, मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। फर्स्ट वाला चैप्टर पढ़ा ना आपने? ठीक है। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। समझ आ गया? आपने अच्छे से चैप्टर पढ़ा है। अब इसी के बेस पर आंसर करते हैं। तो पहला यहाँ पर है कि गद्यांश के अनुसार बस क्यों रुक गई थी, बताओ। ड्राइवर के थकने के कारण, ये नहीं बताया। सामने पेड़ आने के कारण, ये भी नहीं है। ब्रेक फेल हुई, ऐसा भी नहीं था। पेट्रोल ना होने के कारण, क्योंकि पेट्रोल की टंकी जो है वो क्या होती थी, आपने यहाँ पे पढ़ा है कि उसमें छेद हो गया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है गद्यांश के अनुसार बस की हालत कैसी थी, बोलोगे जर्जर, बहुत खराब हालत थी। ये कह रहे गद्यांश के अनुसार रास्ते के दोनों तरफ क्या दिखाई दे रहे थे, लुभावने लग रहे थे ना। तो दोनों तरफ क्या थे, हरे भरे पेड़ थे। तो पैसेज को ध्यान से पढ़ के करना। वैसे ये बुक की है तो हो सकता है इसमें आंसर ना भी मिले एग्जाम में जो आ जाए। आपने चैप्टर पढ़े होने चाहिए अच्छे से, बाकी यहाँ तो लिखा ही था। लेखक ने इंजन में पेट्रोल डालने की प्रक्रिया की तुलना किससे की, माँ द्वारा दूध पिलाने से। ठीक है, ये हमने आसानी से देखा। अब देखो ये बुक के क्वेश्चन है, ये इसमें मैं आपको आंसर यहाँ शो नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये आप बुक से आराम से करेंगे। मैं यहाँ पर जो एमसीक्यू वाले वो सारे डिस्कस कर रहा हूँ। ऐसे ही आपकी किताब में से लिए गए हैं, अच्छे से करना, प्रैक्टिस कर लो, देख लो, आइडिया ले लो कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, और हमेशा क्वेश्चन नए बनकर आएंगे। ठीक है, उसके बाद क्योंकि देखो हिंदी में एक ही छुट्टी थी, इसलिए मैंने पहले हिंदी की वीडियो बना दी। मैथ्स की आपके लिए धीरे धीरे वीडियो लेकर आ रहा हूँ मैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 है, ये आपको काव्यांश दिया गया है, आपकी बुक में से है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक, मतलब उम्मीद लगा रहे हैं। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। ठीक है, अब बताओ किस भाव की बात कर रहे हैं, निराशा, उदासी, विषाद या उम्मीद? उम्मीद की बात कर रहे हैं ना। ध्यान से अगर नहीं पता लग रहा ना एक बार में, तो 2-3 बार पढ़ो कि किस भाव की बात हो रही है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक, तो उम्मीद को दिखा रहा ना। बाकी बुक का है तो आपने पढ़ा ही होगा। और पद्यांश में सूरज डूबना किस समय को दर्शाता है, सूरज कब डूबता है, शाम को ना। आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट है पद्यांश में गंतव्य का क्या मतलब होता है, जहां में जाना है उसे बोलते हैं गंतव्य। फिर भी पढ़ लेते हैं। ये लिखा अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, मतलब हमारी मंजिल तक, लास्ट स्टेशन तक जहां में जाना है, तो यात्रा का अंतिम स्थान। ठीक है, फिर कह रहा अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक, पंक्ति का मतलब क्या है, मतलब कठिन समय में भी कोई सहयोग करने वाला है, हमारी मदद करने वाला है। और वैसे भी देखो 3 बिल्कुल अलग से लिखे हुए हैं,
उल्टे सीधे लिखे और ये बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग है, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। फिर देखो आपकी बुक में से फिर से क्वेश्चन आंसर आएंगे कविता वगैरह में से, ध्यान से देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। आपको इन्हें पढ़ना है, अच्छे अच्छे इसके आंसर देने हैं, ठीक है। और मुझसे पॉसिबल हुआ तो मैं इसके आंसर ले आऊंगा अलग से वीडियो, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन है, लेकिन ये सेम नहीं आएंगे, प्रैक्टिस के लिए नहीं यूज कीजिए। और फिर इसके बाद रचनात्मक लेखन है, पत्र है, दो में से आपको एक करना होगा, ये करो ये करो। तो देख लो पत्र का पैटर्न अच्छे से करो, क्योंकि पत्र का पैटर्न गलत करते तो नंबर कट जाएंगे। तो पत्र हिंदी ऐसे स्टार्टर लिख के वीडियो देख लो, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। और एक विषय पे लिखना है, अनुच्छेद आपको 100 शब्दों में लिखना है। जैसे यहाँ लिखा अनुशासन का महत्व, मेरी दिल्ली, स्वतंत्रता दिवस, कोई एक लिखना है आपको। जैसे अनुशासन का महत्व लिखोगे, अनुशासन का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है, बिना अनुशासन के कोई भी व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो सकता। अनुशासन का अर्थ होता है जो व्यक्ति समय पर काम करता है, हर काम जो है जिसके जो नियम बने हुए उसके अनुसार उसका पालन करता है, और जो व्यक्ति इसके महत्व को जानता है वही व्यक्ति जीवन में हर प्रकार की सफलता को प्राप्त कर सकता है। जीवन में कई असफलताएं आती है, लेकिन हमें अनुशासन फिर भी बना के रखना चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। ऐसे अपने भावों को इसमें पिरो पिरो के शब्दों में लिख देना बच्चों, जो सबसे अच्छा आता वही करना। जैसे मेरी दिल्ली सबसे सुंदर दिल्ली है, मेरी दिल्ली में बहुत सारी पुरानी चीजें भी है, कई नई प्रकार की चीजें भी देखने को मिलती है, पुल भी है, सड़कें भी है, स्कूल भी है, अस्पताल भी है। जो मन में आए अपने भावों को शब्दों में पिरो के लिख देना, इतना अच्छा करना कि टीचर कहे वाह वाह। तो इतना ही था इस वीडियो में, अपना पूरा पूरा ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।